स्क्रीन शेयर हो रही है भाई आपको? नहीं सर, नहीं आ रही अभी तो। एक सेकंड होता है। आप हो रही है भाई शेयर? अब हो रही है सर। ठीक है हाँ भाई, जी तो सर, अब भाई हो रही है। आज हम देखेंगे भाई सेकंड अफगान वार और थर्ड अफगान वार। जो सेकंड अफगान वार थी उसका टाइम पीरियड था भाई 1878 से लेकर 1880 तक। जो थर्ड अफगान वार थी उसका टाइम पीरियड हम मोटे तौर पर एक प्रकार से युद्ध नहीं था वो, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान में एक विद्रोह हो गया था जिसकी शुरुआत 1917 में हुई थी, लेकिन 1919 तक आते आते उसने विकराल रूप धारण कर लिया। तो इसलिए कई पुस्तकों में इसका टाइम पीरियड 1917 मिलेगा, कई में 1919 मिलेगा। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें युद्ध नहीं हुआ था, विद्रोह हो गया था वहाँ पे। शुरुआती चरण 1917 से था, लेकिन उसका अंतिम परिणाम 1919 में निकल के आया। तो भाई हम सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि किस प्रकार से जो 1876 में लॉर्ड लिटन भारत का गवर्नर जनरल बना और उसने एक प्राउड रिजर्व की नीति, यानी एक प्राउड रिजर्व की नीति अपनाई। प्राउड रिजर्व की विदेश नीति के से हमारा भी अभिप्राय था कि जिसका उद्देश्य है वैज्ञानिक सीमाएं रखना और जो प्रभाव क्षेत्र हैं उनके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना था। इसलिए लिटन ने अफगानिस्तान का जो उसके समय का तत्कालीन अमीर था शेर अली के साथ संधि की पेशकश की, क्योंकि जो अफगानिस्तान जैसे में हमने फर्स्ट अफगान युद्ध के समय पढ़ा था, जो अफगानिस्तान था उसके ऊपर दोनों देश रूस भी और ब्रिटेन भी अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। ठीक उसी पर का जो शेर अली था उस समय अफगानिस्तान का अमीर, वो भी दोनों देशों के साथ दोस्ती करना चाहता था, क्योंकि उसको धन की ज़रूरत थी और सैन्य शक्ति की ज़रूरत थी। इसलिए दोनों के साथ वो अच्छे संबंध बनाना चाहता था ताकि दोनों से लाभ उठा सके। लेकिन जब शेर अली ने काबुल में ब्रिटिश राजदूत यानी रेजिडेंट रखने से इनकार कर दिया, और उससे पहले वो रूसी राजदूत को वहाँ पर रख यानी नियुक्त कर चुका था, और लिटन ने वहाँ पर राजदूत को नियुक्त करने भेजा था, उसका नाम था भाई चैम्बरलिन। जब चैम्बरलिन अफगानिस्तान के पास की सीमा के ऊपर पहुँचता है तो उसको प्रवेश करने से मना कर दिया जाता है और उसको वापस लौटा दिया जाता है। इसी बात से क्रोध होकर कि हमारी सत्ता को चुनौती दी है अफगानिस्तान ने, रूसियों के साथ समझौता किया है। परिणाम स्वरूप वो 21 नवंबर 1878 को युद्ध की घोषणा कर देता है और लॉर्ड लिटन ने आक्रमण करने का फैसला लिया और 1878 से लेकर 1880 तक युद्ध चलता है। अब हम देखें भाई युद्ध के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। 21 नवंबर 1878 को युद्ध की शुरुआत हो जाती है। युद्ध की घोषणा होते ही जो अंग्रेजी सेना है वो तीन तरफ से अफगानिस्तान पर आक्रमण कर देती है। जो एक सेना का सेनापति सर सैमुअल ब्राउन था और ये खैबर दर्रे से आक्रमण करती है। दूसरी सेना मेजर रोप्स के अधीन खुर्रम घाटी से आक्रमण करती है और तीसरी सेना जनरल स्टूट के नेतृत्व में बोलन दर्रे से भेजी जाती है। और तीनों सेनाओं एकदम जब अफगानिस्तान पर आक्रमण करती हैं तो उस समय का शासक वहाँ का शेर अली डर से भाग जाता है कंधार, और उसके जो सबसे बड़ा पुत्र था याकूब अली वो अंग्रेज़ों के बीच एक संधि को साइन करता है जिसको हम गंडकम की संधि कहते हैं। उस संधि की मुख्य कौन कौन सी बातें थी उसको हम इस प्रकार देख लेते हैं। जो ये गंडमक की संधि थी ये हुई थी भाई मई 1879 में, यानी 1879 में। इस संधि की प्रमुख शर्त इस प्रकार से थी कि जो अमीर याकूब अली है वो भारत सरकार की सलाह से अपनी विदेश नीति का संचालन करेंगे, यानी एक प्रकार से उन्होंने अपनी विदेश नीति अंग्रेज़ों को सौंप दी और अंग्रेज यही चाहते थे। और एक स्थायी ब्रिटिश रेजिडेंट काबुल में नियुक्त कर दिया जाता है। भारत सरकार अब अफगानिस्तान को विदेशी आक्रमण से खिलाफ उसको आर्थिक और सैन्य मदद मुहैया कराएगी, और जल्द ही याकूब को सियासन का अपना त्याग करना पड़ता है और अंग्रेज भाई को काबुल और कंधार पर पुनः आक्रमण करना पड़ता है। और उसके बाद भाई अबू रहमान यहाँ के नए अमीर बनते हैं और लिटल ने अफ़गानिस्तान को बफर राज्य
बनाने का निर्णय लिया। यही हमने जब अंगल अफगान का जो प्रथम युद्ध था उसके अंदर भी यही था कि भाई वो पहले की उसको बफर राज्य बनाना चाहते थे, और यही इस संधि की कुछ प्रमुख शर्तें थी जो गंडमक्की संधि मई 1879 में हुई थी। अब हम देखेंगे जो भाई लॉर्ड लिटन की जो अफगान नीति है उसका मूल्यांकन करेंगे कि इसकी नीति में क्या क्या मुख्य विशेषता थी। सबसे पहले 1876 में लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय बनता है। उसके उसको भारत में, क्योंकि उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था डिजरेली, उसने उसको स्पष्ट हिदायत देकर भेजा था कि जो अफगानिस्तान के साथ जो भारतीय संबंधों में जो तानातानी आ रही उसको ख़त्म करके क्या तो भारतीय अफगानिस्तान का भारत में विलय कर लिया जाए, या इसको बफर राज्य के रूप में इसको मतलब एक प्रकार से लागू किया जाए। तो ये डिजरेली था। जो भाई तो उसने अब भारत आते ही डिजरेलिटी की नीति पे कार्य करना शुरू कर दिया, और उसने स्पष्ट आदेश देकर भेजा था कि अफगानिस्तान के अमीर के साथ निश्चित समानांतर व्यापारिक संधि स्थापित करे। और उसी के आदेश पर लिटन ने अफगानिस्तान के शासक से यह मांग की कि वो देश में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखे। इसके लिए वो चैम्बरलिन को भेजता है, लेकिन वो उसको मना कर देता है और युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और अंत में वही ये इस समय एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की विदेश नीति पे इनका एक अधिकार हो गया था, और यही ब्रिटिश चाहते थे। और जो यहाँ का अमीर था वो भाग जाता है और उसका पुत्र उसके साथ संधि साइन करता है। तो ये उस समय की लिटन की अफगान नीति थी, यानी इसने आक्रमण करने की नीति को अपनाया। इसके लिए इसको ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री था डिजरेली था, उसने इसको प्राउड रिजर्व की विदेश नीति कहते हैं इसको, कि भाई अपने जो भी विदेशियों के साथ पहले तो उसके साथ संधि की पेशकश करे, यदि वो नहीं स्वीकार करता तो उसको पर भाई आक्रमण करके अपनी संधि की शर्तों पर उसके साथ समझौता करवाया जाए। ऐसा ही लॉर्ड लिटन ने किया। अब हम देखते हैं भाई जो इस युद्ध के समापन के साथ ही क्या होता है। वहाँ के क्षेत्र में कुछ वर्षों तक शांति रहती है। फिर 1893 में वहाँ पे पुनः विद्रोह शुरू हो जाता है, और तब अंग्रेज और अफगान मिलकर क्या करते हैं, अपने क्षेत्रों का बंटवारा करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन करते हैं। उसको हम उस आयोग का परिणाम था डूरंड लाइन 1893। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। यह रेखा 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगान प्रतिनिधियों के बीच एक सहमति का नतीजा है। इस रेखा का नाम ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश मंत्री सर मार्टिन डूरर डूरंड के नाम पर रखा गया है। आज के दौर में हम देखें तो उस समय ये रेखा थी ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में। जब भारत का विभाजन होता है, भारत दो भागों में बट जाता है, पाकिस्तान और भारत, और तब ये रेखा आ जाती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन जब हम भारत का यदि पूरा नक्शा देखेंगे, जिसको हम पीओके बोलते हैं, पाक अधिकृत यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो उसका हम देखेंगे कि 57 किलोमीटर की सीमा भारत और अफगानिस्तान की मिलती है। लेकिन यदि हम वास्तव में अभी यदि हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो जो पीओके है उसके ऊपर पाकिस्तान का एक अधिकार है। तो प्रेजेंट में वास्तविक रूप में भारत की सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती थी। हम भारत के मैप में देखते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने जो पीओके है उसको भारत के मैप में शामिल किया हुआ है, तो उसको हम देखेंगे तो 57 किलोमीटर की सीमा हमें वहाँ देखने को मिलती है। लेकिन वास्तव में प्रेजेंट के तौर पे हम देखें तो डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है। यदि हम आज भी इतिहास में देखें तो इसके ऊपर विवाद है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि इसमें जो रेखा खींची गई थी वो अंग्रेज़ों ने अपने हित के हिसाब से खींची गई थी। कुछ क्षेत्र उन्होंने अफगानिस्तान का कब्जा किया था। तो हाल के वर्षों में कई कई बार टकराव अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलता है। अफगानिस्तान ये आरोप लगाता है कि हमारा समझौता तो जो ब्रिटिश भारत यानी ब्रिटिश हुकूमत के समय तब हुआ था, और ये संधि भारत आज़ाद हो गया तो ये संधि टूट गई, हमको हमारा हिस्सा वापस चाहिए। और यहाँ पे जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये पश्तून पॉपुलेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये
इसका यहाँ पे काफ़ी बड़ा दबदबा है। ये आपको पश्तून पश्तून पॉपुलेशन दिखाई दे रही होगी, और ये पूरी लाइन है। ये पूरी लाइन है यहाँ पे, और ये डूरंड लाइन 1893 में खींची गई अफगानिस्तान और भारत के बीच में। ये वही लाइन है पूरी, आपको दिखाई दे रही है मैप में। तो किस किस के अधीन खींची गई, तो ये मुख्य है। कई बार आपके नेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका, भाई ड्यूरेंट लाइन किस किस के बीच में और कब खींची गई, तो ये भारत और इसके बीच में है। अब हम देखेंगे भाई थर्ड आंग्ल अफगान युद्ध। तो भाई थर्ड आंग्ल अफगान युद्ध की भी शुरुआत हम देखते हैं। तो भाई इसकी शुरुआत हुई 1719 से 1917 से 1719 तक होती है। 1901 में जो इनका जो अफ़गानिस्तान का जो अमीर होता है अबू रहमान, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके स्थान पे हबीबुल्ला वहाँ का शासक बनता है। और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के उकसाने पर अफ़गानिस्तान उस समय के ब्रिटिश भारत पर आक्रमण कर देता है, परंतु उनको हार का सामना देखना पड़ता है। और 1917 में घटना होती है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति के बाद अफगान भाई पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं, और 1919 में एक विद्रोह के दौरान हबीबुल्ला मारा जाता है, और एक नए शासक अमान उल्लाह के नेतृत्व में अंग्रेजों के शासन को चुनौती दे दी जाती है। और 8 अगस्त 1919 को रावलपिंडी की संधि होती है। इस संधि के द्वारा अफगानिस्तान की स्वतंत्रता को आज़ादी दी जाती है। यानी 1880 के दौरान जब गंडमक की संधि हुई थी, तो उनसे क्या हुआ था, उनकी विदेश नीति के ऊपर किसका अधिकार था, अंग्रेज़ों का। लेकिन 8 अगस्त 1919 की इस रावलपिंडी की संधि के द्वारा क्या किया गया कि उनको विदेश नीति वापस दे दी गई। यानी अफगानिस्तान की विदेश नीति पर अफगानिस्तान का ही एक अधिकार होगा। ये उस समय की महत्वपूर्ण बात। यदि हम भारत के संदर्भ के साथ देखें तो भाई भारत 15 अगस्त 1947 को एक प्रकार से आज़ाद होता है, लेकिन भारत से पहले अफगानिस्तान आज़ाद होता है वहाँ से। तो भाई इसका क्या निष्कर्ष सामने सामने निकल के आया है कि 1921 में उनको विदेशी मामलों में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और दोनों देशों के बीच अपने शांति संबंध स्थापित हो गए। और 1922 में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच दूतावास संबंध स्थापित हुए। तो भाई कुल मिलाकर आज हमने देखा आंग्ल अफगान द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। इसके प्रमुख कारण क्या थे? इसका प्रमुख कारण यही था कि जो लिटन था वो किसको नियुक्त करना चाहता था। लिटन चैम्बरलिन को वहाँ पे अपना राजदूत के रूप में नियुक्त करना चाहता था, लेकिन उसको इस काम में अपनी असफलता मिली। इसलिए उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाकर लिटन ने वहाँ पे आक्रमण करने की नीति को एक प्रकार से उसने बढ़ावा दिया, और वो युद्ध करते हैं। और लास्ट में होता है वहाँ पे गंडमक की संधि। गंडमक की संधि की प्रमुख बात क्या थी? अफगानिस्तान ने अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंप दी। लेकिन जब ये रावलपिंडी की संधि होती है, तो उस संधि की 8 अगस्त 1919 को उसके अंदर महत्वपूर्ण प्रावधान था कि उनको भाई उनकी विदेश नीति का संचालन वापिस रूप से दे दिया गया। तो भाई आज हमने पढ़ा ये। किसी बच्चे का और कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो भी वो प्रश्न पूछ सकता है अपना। हाँ भाई बोलो, किसी बच्चे का और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है वो।